हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जैसे मैं एनर्जेटिक हूँ ऐसे ही आप सभी लोग भी एनर्जेटिक होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दूँगी, जो ये है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो स्टार्ट किया है वो साहित्य शास्त्र स्टार्ट किया है। और जिसकी जो साहित्य शास्त्र है जिसकी मैंने दो शाखाएं बताई थी। पहली शाखा हमारी हो गई भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरी शाखा मैंने बताई थी आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र। जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें मैंने टॉपिक अलग लिखाए थे जो इसके अंतर्गत आते हैं, और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो भी मैंने आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, तो जो पहली इसमें जो हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में वो था भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत उसका सामान्य परिचय। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वो हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 2-3 नाम हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, हाँ जी। तो इसे भारतीय जो पाश्चात्य काव्य भारतीय कह रही हूँ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो पहला नाम है वो है यूरोपीय साहित्य शास्त्र। ग्रीक काव्य शास्त्र भी हम इसे कह सकते हैं और पाश्चात्य चिंतन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके 2-3 नाम हैं, हम इन्हें बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में ये आता है तो आप समझ जाइएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं। ओके, तो आज जाइए अब हम देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभिक बिंदु। ठीक है, तो इसकी जो आरंभिक बिंदु को लेकर मैं दो बातें कहना चाहूँगी कि एक तो मैं आपको जगह के सेंस में बताऊँगी और एक मैं आपको बताऊँगी टाइम पीरियड के सेंस में। ठीक है, इसकी शुरुआत किसकी, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। तो अगर हम जगह की बात देखें कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहाँ से शुरू हुआ, तो वो यूरोप में ग्रीस पड़ता है और जिसे यूनान भी कहा जाता था, जिसकी कैपिटल एथेंस है। तो जगह की अगर हम बात करें तो यूरोप ग्रीस से। और अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो टाइम पीरियड है हमारा 5 BC। ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले से हमें इसकी झलक दिखाई देने लगती है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। तो टाइम और जगह हम दोनों ही देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, कि इसमें मैंने जो आधार बनाया है मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड, ये अगर हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। तो ये जो यहाँ पर तो हैं ये हमारे प्लेटो, पी लिख दिया है मैंने खाली, समझिएगा। तो प्लेटो से जो पहले के राइटर्स हैं जहाँ पे हमें झलक दिखनी शुरू हुई है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 राइटर्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ये 4 राइटर्स पढ़ेंगे। और इनके जो बाद के हैं ये राइटर्स, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम जो बाद वाले राइटर्स पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर आएंगे सारे के सारे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर ये वाले इतना सब कुछ पढ़ाऊँगी बस ये। तो ये कौन है, ये प्लेटो से पहले का काव्य शास्त्र पढ़ाऊँगी जिसमें 4 राइटर्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी इसी पे यहाँ पे जो साहित्यिक सिद्धांत से, ये राइटर हो गए, साहित्यिक सिद्धांत पढ़ेंगे हम इसमें नीचे। और यहाँ पर ही हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटो से पहले जो इनका पश्चिमी मान्यता है कि क्या मानते थे, क्या मान्यताएं रही हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर के पहले, प्लेटो से पहले। तो वही सब हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, हेडिंग बनाया हुआ है प्लेटो से पहले। तो प्लेटो से पहले क्या, एक तो हमारे ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र काव्य संबंधी कवि जो ये हो गए, एक हमारे हो गए प्लेटो से पहले साहित्यिक सिद्धांत जो हमारे ये हो गए हैं। ठीक है, और एक हो गए हमारे पश्चिमी मान्यता जो हमारी ये हो चुकी है 3rd नंबर पे। ठीक है, और ये बाद वाले मैं आपको बता चुकी हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, तो परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो मैं आपको सभी जो चिंतक रहे हैं उन्हीं के साथ पढ़ाऊँगी, उनकी रचनाएँ बताऊँगी, उनका टाइम पीरियड बताऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लेटो से पहले इन 3 बिंदुओं की, जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो प्लेटो से पूर्व पाश्चात्य काव्य संबंधी कवि, अब इनके नाम देख लीजिए आप कौन कौन से रहे हैं। नंबर 1 एसिथोकेनिस, नंबर 2 हेसियड कह लीजिए या फिर हेशियोड कह लीजिए। ठीक है, नंबर 3 सोलन और नंबर 4 हमारे क्या हो गए, पिंडार। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेटो से पहले की, प्लेटो से यहाँ पहले की पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, तो ये हमारे बस ये 4 राइटर्स ही हैं जो जिनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें से यहाँ से जो है ये प्लेटो जो है ये यहाँ से व्यवस्थित रूप से हमारी शुरुआत मानी गई है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। तो
इनके जो इयोन संवाद है इनका, ये क्या है, इनकी रचना है इयोन संवाद, ये वाली इयोन संवाद से व्यवस्थित रूप दिखाई देने को मिलता है प्लेटो के इयोन संवाद से। ठीक है, तो व्यवस्थित रूप में तो हमें यौन संवाद से देखने को मिलेगा प्लेटो के, और उससे पहले यहाँ पर जो है ये प्लेटो से पहले वाले, ये बस खाली इसमें झलक दिखाई देती है, जिसके 4 राइटर्स इंपॉर्टेंट है जिनके नाम मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं साहित्यिक सिद्धांत। ठीक है, तो साहित्यिक सिद्धांत क्या रहे हैं प्लेटो से पहले वाले, हम ये सब प्लेटो के पहले ही देखेंगे, प्लेटो से पहले, क्योंकि बाद में तो व्यवस्थित रूप शुरू हो गया था, तो ढंग से होने लगी थी चीज़ें, प्रॉपर वे में होने लगी थी। लेकिन उनसे पहले क्या क्या थी, तो देखिए प्लेटो से पहले साहित्यिक सिद्धांत, ये वी पॉइंट। ठीक है, इसमें है पहला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, और तीसरा है विवेचन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है अनुकरण का सिद्धांत, ये प्लेटो ने भी दिया है और अरस्तु ने भी दिया है। ठीक है, लेकिन पहले अगर बात करें तो प्लेटो ने दिया है, बाद में अरस्तु ने दिया है। ठीक है, और ऐसे विवेचन का जो सिद्धांत है वो पहले गर्जियस ने दिया, लेकिन अगर बात करें इसके परिष्कृत रूप की तो वो किसने दिया है, अरस्तु जी ने दिया है। ठीक है, तो ये हमारे साहित्यिक सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें बस हम थोड़ा सा विवेचन का देखेंगे कि विवेचन के विषय में हम देखेंगे विवेचन का क्या अर्थ है, या एक लाइन में डेफिनेशन क्या हो सकती है, या विवेचन का अर्थ क्या हो सकता है, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे। बस मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो विवेचन के सिद्धांत को कैथारसिस का सिद्धांत भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो कैथारसिस है इसी का हिंदी अनुवाद, कैथारसिस का ही हिंदी अनुवाद क्या है, विवेचन है हमारे समझने के लिए। ठीक है, जो माना गया है। और इसका विवेचन का क्या अर्थ है, इस शब्द का अगर हम हिंदी में समझे तो भाई विवेचन क्या है, तो विवेचन है हमारा शारीरिक प्लस मानसिक अशुद्धियों को दूर कर सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया को विवेचन कहते हैं। ठीक है, और कैथारसिस का जो संबंध है वो किससे है, हमारे चिकित्सा शास्त्र से है, या चिकित्सा शास्त्र का विषय है ये। और जैसे कि मैं आप सभी लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ कि परिष्कृत रूप जो है इसका वो क्या बोलते हैं, विवेचन के सिद्धांत का, और वो अरस्तु जी दे चुके हैं। और इनसे पहले अगर बात करें तो विवेचन का सिद्धांत गर्जियस ने दिया है, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। और अगर एक लाइन में डेफिनेशन देखें तो भावों का शुद्धिकरण भी विवेचन के अंतर्गत है, और इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 भाव आते हैं, एक तो करुण हो गया और एक भय हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है पॉइंट नंबर 2, ये वाला बी साहित्यिक सिद्धांत प्लेटो से पहले। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, सी पश्चिमी मान्यता, ये वाला। ठीक है, तो पश्चिमी मान्यता में हम देखेंगे कि प्लेटो से पहले पश्चिम यानी कि वेस्ट में यह मान्यता थी कि काव्य रचना जो है, या काव्य रचना की जो प्रेरणा है वो कैसी होती है, दैवीय होती है। ठीक है, इसे वही लोग ये जो प्रेरणा है ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो जिनकी आत्मा पवित्र होती है, जो निर्दोष होते हैं। ठीक है, एक साधारण व्यक्ति से परे जाके जो लोग होते हैं, जो जिनकी आत्मा पवित्र होती है, जिनके अंदर कोई गुण नहीं होते, जो निर्दोष होते हैं, तो ऐसे ही लोगों को रचना करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो और कवि की कला निपुणता से परे, कवि की कला निपुणता से लेकर उसके शब्द चयन की जो क्षमता है वो दैवी ही संचालित करती है। मतलब जैसे अगर मैं आपको एक शब्द में समझाऊं तो वो ये होगा कि अगर मैं राइटर हूँ और मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, या मैं बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, कविताएं, इस तरीके की चीज़ें लिखती हूँ, तो उनका जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाले थे उनका मानना ये था कि इसके मेरे ऊपर मतलब दैवीय कृपा है, या फिर भगवान का आशीर्वाद है, जिसके कारण मुझे ऐसी प्रेरणा मिली हुई है कि जिसके कारण मैं एक अच्छी रचना लिख सकती हूँ। तो ये एक साधारण व्यक्ति को नहीं मिली हुई है, ये मेरे को ही मिली हुई है, इसी वजह से मैं ये कर पा रही हूँ, भगवान के आशीर्वाद के कारण। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें देखी प्लेटो से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक हमारी थी कवि, एक हमारे थे साहित्यिक सिद्धांत, और तीसरे हमारे हो गए पश्चिमी मान्यता। ठीक है, प्लेटो से पहले वाली। अब इससे थोड़ा हम देखते हैं कि जो जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसी के अंतर्गत हम क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख दृष्टियाँ, साहित्य सिद्धांत की जो प्रमुख दृष्टियाँ हैं हम वही सब देखेंगे। तो इसमें 4 दृष्टियाँ इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो है हमारी आत्मवादी, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्टिव भी कहते हैं। नंबर 2 हमारी हो गई प्रत्ययवादी, जिसे आइडियलिस्ट कहते हैं। और नंबर 3 हो गई हमारी वस्तुवादी, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और नंबर 4 हो गई हमारी अनुभववादी, जिसे हम एम्पेरिकल कहते हैं। ठीक है,
तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक था हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें हमने पढ़ा था सामान्य परिचय। ठीक है। और एक कथन मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है एक, कि काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे कंपे जी थे, जो शिक्षाविद थे जर्मन के। तो उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। और अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अगला टॉपिक हमारा अगली वीडियो में होगा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और उनकी रचनाएं प्लस रचनाकार। ठीक है। और पढ़ क्या चुके हम? तो पढ़ चुके हम सामान्य परिचय, जिसमें हम भारतीय काव्यशास्त्र का और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का दोनों का पढ़ चुके हैं, ये सामान्य परिचय। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कोशिश करती रहूँगी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊँ और बेहतर कंटेंट लाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो दूँ। ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा मेरी कमी कहाँ पर है। ठीक है। तो थैंक यू।